हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ आपका अपना लीगल चैनल। रीसेंट टाइम में हमारी जुडिशरी के कॉरिडोर्स में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। उसके अंदर ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि जो भी इंडिविजुअल लोअर जुडिशरी के एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं उनके पास मिनिमम 3 ईयर का लिटिगेटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद एस्पिरेंट्स के सामने तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट गया था। अब उसी सीरीज में क्या हुआ, एक और मुद्दा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने निकल के आया और वो मुद्दा ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल ऑलरेडी प्रैक्टिस में है और उसने 7 साल से ज्यादा की प्रैक्टिस कर ली है, अब अगर वो लोअर जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सिविल जज बनता है तो उसके बाद क्या वो डिस्ट्रिक्ट जज के लिए प्रमोशन के थ्रू एलिजिबल है या फिर वो एडवोकेट कोटा से भी अपीयर हो सकते हैं। तो ये मुद्दा हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने निकल के आया है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं ये इशू क्या है, इसके पीछे क्या लीगल बैकिंग है, इसकी हियरिंग कैसे चल रही है, कौन वो जजेस है जो इस केस की हियरिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से वो जजेस है जो इस केस की हियरिंग को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया गया है और यहां पे जो जजेस हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर है वो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई। उसके अलावा जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एस.सी. शर्मा एंड जस्टिस के विनोद चंद्रन। और यहाँ पे की इशू है दैट वेदर जुडिशियल ऑफिसर्स विद प्रायर बार एक्सपीरियंस कैन बी अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट जज अंडर बार कोटा वैकेंसीज और नॉट। अब हम ये देखते हैं कि इसके पीछे की लीगल बैकिंग क्या है। उससे पहले मैं एक आपको छोटी सी न्यूज देना चाहूंगा, छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे लीगल अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और अगर आप चाहते हैं कि और भी जितने भी जजमेंट्स आ रहे हैं या फिर कोई भी नया इशू निकल के आ रहा है, कोई नई वैकेंसी आई है, उन सभी अपडेटेड को आप जानना चाहते हैं तो फिर आप हमको फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जुडिशियल एग्जाम क्रैक कर लें तो आप जुड़ सकते हैं हमारी ऐप को डाउनलोड करके और आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा वीडियो। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर जो लीगल बैकग्राउंड है वो क्या है और वो कौन सा लीगल प्रोविजन है जो यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो देखिए जो यहाँ पर लीगल प्रोविजन है वो है आर्टिकल 233 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्न करता है अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 233 के अंदर 2 तरीके दिए हुए हैं किसी भी इंडिविजुअल को डिस्ट्रिक्ट जज बनाने के लिए। पहला तरीका दिया हुआ है आर्टिकल 233 क्लॉज 1 के अंदर, जहां पे बोला गया अगर कोई भी इंडिविजुअल ऑलरेडी जुडिशरी का पार्ट है, यानी कि अगर वो सिविल जज है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो वो प्रमोशन के थ्रू क्या बन सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। या फिर उसके पास दूसरा भी ऑप्शन है, अगर कोई भी इंडिविजुअल ऑलरेडी स्टेट या यूनियन के अंडर काम में नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसे सिचुएशन में आर्टिकल 233 क्लॉज 2 का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके अंदर लिखा हुआ है साफ साफ कि किसी भी इंडिविजुअल के पास अगर 7 साल से ज्यादा का लिटिगेटिंग एक्सपीरियंस है तो फिर वो क्या कर सकते हैं, बार कोटा से एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 आपको मेथड दिए हुए डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए। अब देखिए यहां पर जब ये इशू रेज किया गया तो ऐसा नहीं है ये बहुत ही हल्का इशू है, नहीं। यहां पर जो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर जो जजेस हैं जो इस केस की हियरिंग कर रहे हैं उन्होंने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया, उन्होंने डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस दिए। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जस्टिस गवई ने क्या बोला है, मैनी ब्रिलियंट कैंडिडेट्स हु जॉइन लोअर जुडिशरी लीव इन 2 years एज दे डू नॉट रीच अप टू द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, दे गेट रिटायर्ड, they get stagnant in the lower district judiciary for years together। यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोअर जुडिशरी ज्वाइन तो करते हैं लेकिन वो फिर जुडिशरी छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें साफ साफ दिख रहा होता है कि हम कभी भी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बन पाएंगे, हम एक ही लेवल पर अपनी पूरी जिंदगी भर काम करते रहेंगे, हमें ऐसा ग्रोथ नहीं मिलने वाली और इसीलिए वो लोग छोड़ देते हैं। इसके अलावा जस्टिस सुंदरेश ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जब मैं हाई कोर्ट के अंदर एज अ जज अपॉइंटेड था तो वहां पर जो मेरी लॉ क्लर्क थी वो बहुत ही ब्रिलियंट थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी और मेरे सजेशन पर उन्होंने क्या किया, जुडिशरी को ज्वाइन किया, एग्जाम में अपीयर हुए, क्रैक किया। लेकिन जब बाद में वापस से उनसे मुलाकात हुई जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने के बाद तो उन्होंने ये बात जस्टिस सुंदरेश को बोली कि यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज्यादा स्टैग्नेंट ग्रोथ है, यानी कि बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है और वो यहाँ पर सोच रही है कि वो क्या करे, जुडिशरी को
छोड़ दें। तो इस तरीके से क्या होता है, जितने भी यंग ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो जुडिशरी को ज्वाइन करने से पहले बहुत बार सोचते हैं कि हमारी ग्रोथ कितनी होगी, क्या हम एक्चुअल में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, क्या हम कभी प्रमोशन के थ्रू हाई कोर्ट पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। ये सारी चीजें उन स्टूडेंट्स के माइंड में होती हैं और इस रीजन की वजह से कई बार जो हमारे यंग प्रोफेशनल्स हैं, ब्रिलियंट प्रोफेशनल्स हैं, वो जुडिशरी को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। अब यहां पर क्या है कि मेन डिमांड जो रेज की गई है यहां पर इस एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो क्या है, सबसे पहले सिविल जजेस विद ओवर 7 years ऑफ बार प्रैक्टिस बिफोर ज्वाइनिंग सर्विस शुड बी एलिजिबल टू compete फॉर डिस्ट्रिक्ट जज पोस्ट अंडर द बार कोटा। यानी कि भैया अगर मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि क्या क्या है, मैंने लोअर जुडिशरी का एग्जाम क्रैक किया है लेकिन वो एग्जाम में अपियर होने से पहले ही मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो चुका था, तो क्या मैं आर्टिकल 233 क्लॉज 2 का इस्तेमाल करते हुए बार कोटा के थ्रू एग्जाम दे सकता हूं, या फिर मुझे क्या करना होगा, अपने प्रमोशन का वेट करना होगा, या फिर जो इंटर डिपार्टमेंट एग्जाम होते हैं उसके थ्रू ही मैं एलिजिबल हूं। तो मेन मुद्दा ये है, क्या आर्टिकल 233 क्लॉज 2 का इस्तेमाल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। और यहां पे क्या बोला गया है, दैट पेटिशनर्स आर्ग्यूड एक्सक्लूजन फ्रॉम बार कोटा वॉयलेट बोथ फेयरनेस एंड स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 233। अब यहाँ पे जो बेंच है, जो हमारी बेंच है जो इस मैटर की हियरिंग कर रही है, उन्होंने मेन यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट उन्होंने बोला है दैट मैनी ब्राइट एंट्रेंट्स रिजाइन विद इन 2 years नेवर रीचिंग डिस्ट्रिक्ट जज रैंक इवन बाय रिटायरमेंट। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे, आई थिंक ये फर्स्ट स्लाइड अपनी रिपीट हो रही है, अपन आगे चलते हैं। इस पूरे मैटर के अंदर 4 मेन इश्यूज रेज किए गए। पहला इशू ये रेज किया गया है, whether judicial officers with 7 years bar practice before joining service can apply under bar quota for district judge post or not. Second issue है, should eligibility be determined at the stage of application, appointment or both। यानी कि जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो जो 7 ईयर वाला जो क्राइटेरिया है, वो किस टाइम तक आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। थर्ड issue, does article 233 clause 2 prescribe separate eligibility for persons already in judicial services? And fourth, a person who has been a judge for 7 years or has been an advocate and civil judge for combined period of 7 years or more could be appointed as a district judge or not। यानी कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा इशू रेज किया गया। क्या बोला गया कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जज अपॉइंट होने से पहले ऑलरेडी 2 ईयर 3 ईयर के लिए क्या कर चुका है, प्रैक्टिस कर चुका है, और अब उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बने हुए भी कुछ टाइम हो चुका है, और अगर हम इन दोनों एक्सपीरियंस को मर्ज करें तो वो 7 साल से ज्यादा बनता है। तो क्या ऐसे सिचुएशन में वो इंडिविजुअल यहां पर आर्टिकल 233 क्लॉज 2 का इस्तेमाल करते हुए यहां पर बार कोटा के थ्रू एग्जाम दे सकता है, फिर नहीं दे सकता है। तो ये टोटल 4 इशू यहां पर रेज किए गए हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ये हियरिंग के अंदर इन्वॉल्व है। अब हम लास्टली यहां पे देखते हैं कि जब हम ये हियरिंग कर रहे हैं तो एक तरफ तो जो हमारे बेंच के अंदर जो जजेस हैं उन्होंने ये तो एक्नॉलेज किया है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया है कि यहां पर हियरिंग के थ्रू अगर हम कुछ भी जजमेंट देंगे तो उसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट होते हैं। तो नेगेटिव इंपैक्ट क्या होने वाला है वो भी देख लेते हैं। जस्टिस गवई ने ये बोला है कि अगर यहां पर जो हमने इंटरप्रिटेशन है, यहां पर क्या किया हमने, उसकी थोड़ी लिबरल इंटरप्रिटेशन कर दी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो कैंडिडेट्स 2 ईयर की बार प्रैक्टिस है वो भी यहां पर एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने ये बोला कि अगर यहां पर हम इस तरीके से, क्योंकि देखिए 7 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो इसीलिए ऐड किया जाता है ताकि जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो मेरिटोरियस लोग हैं, वही इस एग्जाम के अंदर अपीयर हो और वो एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट जज बन पाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मेरिट एंड यहाँ पे जो इंटरेस्ट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, उन दोनों को कंसीडर करते हुए ही हमें क्या करना पड़ेगा, जजमेंट देना पड़ेगा। एंड लास्टली, overly flexible interpretation could dilute quality of appointments, undermining public confidence in judiciary। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया गया तो क्या होगा, हमारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। और अगर एक बार जुडिशियल सिस्टम के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और जो हमारी जनता है देश की,
अगर उनका भरोसा एक बार जुडिशरी से उठा तो उसको रीगेन करने में काफी टाइम लगेगा और ये जुडिशरी की इमेज के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा। और यहां पर अब उन्होंने क्या किया, पूरा जो इशू है उसको क्या किया, समराइज करते हुए ये बोला, फर्स्ट, if stagnation persists, judiciary risks losing brilliant candidates unwilling to commit decades without promotion. Next, career progression. Decision may reshape promotion structure and open pathway for civil judges with prior bar experience. Lastly, अगर ये जो जजमेंट है इसका जो भी इम्पैक्ट हो, जो भी डिसीजन है यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो क्या करेगा, अगर ये डिसीजन पेटिशनर के फेवर में आया तो ऐसे सिचुएशन में ये जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है हमारा, जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से रिफॉर्म हो जाएगा। क्योंकि अब क्या होगा कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, और ध्यान रखिए अब 3 ईयर मैंडेटरी रूल कर दिया गया है अपीयर होने के लिए, तो यानी कि 3 ईयर अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आ रहे हो और आपको 4 साल एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, यानी कि 3 + 4 7 ईयर, तो आप 4 साल बाद ही एडवोकेट कोटा से भी डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो इस तरीके से जजमेंट है ये आने वाले टाइम में हमारे जुडिशियल स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है। पॉजिटिव या नेगेटिव वो तो आने वाला समय ही बताएगा, और आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि एक्चुअली ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो अपना क्या डिसीजन देती है। अभी तो इस पूरे इशू की शुरुआत हुई है, इस केस की शुरुआत हुई है, अभी आने वाले समय में हमें एक्चुअल में जानने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या यह हमें आर्टिकल 233 क्लॉज 2 के अंदर जो एडवोकेट्स हैं जो अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन चुके हैं, क्या उनको भी इंक्लूड करना चाहिए या फिर उनको नहीं इंक्लूड करना चाहिए? आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।